तो कहानी की शुरुआत होती है बैंग नाम के एक खतरनाक असैसिन से, जो कि अभी के समय पर कुछ गैंग मेंबर को बहुत बुरी तरह से मार रहा था। और उनको मारने के बाद वो उनसे एक लड़की के बारे में पूछता है। और तभी अचानक से उसकी वाइफ का भी मैसेज आता है, जो कि उससे उसी लड़की के बारे में जानना चाहती थी, जिसको वो कुछ दिनों पहले बैंक के पास उसका ध्यान रखने के लिए छोड़ गई थी। क्योंकि भैया मामला प्यार का था, तो बैंक को किसी भी हालत में उन गुंडों से उस लड़की को छुड़वाना ही पड़ता। अब यहाँ से कहानी कुछ हफ्तों पहले जाती है, जहाँ पर हम लोग बैंक को देखते हैं, जो कि अपनी वाइफ हियांशु के साथ अपने बड़े से घर में बहुत आराम से रहा करता था। और अपनी शादी के बाद से ही उसने अपने हिटमैन वाले काम को पूरी तरह से छोड़ दिया था। एक दिन अचानक से हियांशु बैंक के पास आती है और उसको बताती है कि बैंक को कुछ दिनों के लिए उसकी बेस्ट फ्रेंड की लड़की का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि हियांशु और उसकी दोस्त आउट ऑफ कंट्री 3 हफ्ते के लिए घूमने के लिए जा रहे थे। और हियांशु की बेस्ट फ्रेंड की बच्ची का ध्यान रखने के लिए हियांशु की बेस्ट फ्रेंड के पास कोई भी नहीं था। बैंक इस काम के लिए मना तो करता है, पर हियांशु उसकी बिल्कुल भी नहीं सुनती और उसको बस उस बच्ची का ध्यान रखने को बोलती है। अब अगले दिन हम लोग देखते हैं कि बैंक हियांशु और उसकी बेस्ट फ्रेंड को एयरपोर्ट पर छोड़ने के बाद शाम के समय में हियांशु की बेस्ट फ्रेंड की बेटी किम को स्कूल से पिकअप करता है। किम के साथ साथ उसके कुछ दोस्त भी गाड़ी में चढ़ गई थी, जो देखने के बाद बैंक को थोड़ा ऑकवर्ड तो लगता है, पर वो इस बारे में कुछ भी नहीं बोलता। तब किम से बात करके बैंक को पता चलता है कि किम चाहती है कि वो रात के समय में अपनी दोस्तों के घर पर ही रुके। बैंक के लिए तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि वो किसी भी लड़की का ध्यान तो नहीं रखना चाहता था। इसीलिए वो इस पर मान जाता है और किम के पर्स को लेकर उसके पर्स में काफी सारे पैसे डाल देता है। इवन उसने किम से वादा भी ले लिया था कि वो उल्टी सीधी जगह पर बिल्कुल भी नहीं जाएगी और हमेशा बैंक का फोन भी पिकअप करेगी। आगे बैंक किम और उसके दोस्तों को उस लोकेशन पर छोड़ देता है जहां पर वो जाना चाहती थी। इसके बाद वो खुद आराम से घर में आकर सो गया था। पर आधी रात में जब वो सो रहा था, तभी अचानक से उसके पास किम का कॉल आता है, जो कि उसे एक रेस्टोरेंट की लोकेशन देती है और बताती है कि अचानक से ही किम की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो गई है। बैंक तो ये बात सुनकर काफी ज्यादा घबरा जाता है और तुरंत ही किम को लेने के लिए उस रेस्टोरेंट में पहुंचता है। पर वहां जाकर उसे पता चलता है कि किम की हालत तो एकदम सही थी और वहां पर वो अपनी क्लास में पढ़ने वाले एक लड़के के साथ आराम से बैठी हुई थी। उसने बैंक से झूठ सिर्फ उसको परेशान करने के लिए बोला था। बैंक को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, पर वो थोड़ी देर किम से बात करने के बाद फिर से अपने घर की तरफ जाने लगता है। लेकिन उसने अपनी गाड़ी स्टार्ट करी ही थी कि तभी अचानक से वो देखता है कि किम अपने कुछ दोस्तों के साथ बाइक पर किसी क्लब की तरफ जा रही थी। वो जाहिर सी बात है कि टीनेज बच्चों को पैसों का लालच देकर या फिर पार्टी का लालच देकर कुछ भी गलत काम करवाए जा सकते थे। इसीलिए बैंक अभी किम की हिफाजत के लिए उसका पीछा करने का डिसाइड करता है। अब हमें ये बात भी पता चलती है कि अब तक हम लोग किम को जितना लापरवाह समझ रहे थे, वो असल में उतना लापरवाह है नहीं। उसने जब किम के वॉलेट में काफी सारे पैसे डाले थे, तो उसी समय पर चुपके से उसने एक ट्रैकर भी डाल दिया था, ताकि किम जहां पर भी जाए उसकी लोकेशन के बारे में बैंक को पता रहे। दूसरी तरफ हम लोग किम को देख पाते हैं, जहां पर उसके सामने उसकी ही क्लास की एक भोली लड़की खड़ी हुई थी। जिस लड़के के साथ किम वहां पर आई थी, वो लड़का भी उसी लड़की के साथ मिला हुआ था। वो लोग स्कूल में पढ़ने वाली भोली भाली लड़कियों को अपने जाल में फंसाते थे और उसके बाद उन्हें प्रोस्टिट्यूशन के गंदे धंधे में घसीट लेते थे। ऐसा ही वो लोग किम के साथ भी करने वाले होते हैं, बट किम उसके लिए साफ इनकार कर देती है, जिससे उस बुली लड़की को काफी ज्यादा गुस्सा आया था और उसने किम को चांटा भी मार दिया था। पर किम अभी भी उसकी बात को बिल्कुल नहीं सुनती और उसको काफी बुरा भला बोलती है। तब वहां पर मौजूद उस लड़की के साथ ही किम के साथ और गलत काम करने ही वाले होते हैं कि तभी वहां पर बैंक की एंट्री हो जाती है। बैंक ने तो उन लड़कों से साफ बोल दिया था कि अगर वो लोग जरा सा भी किम के पास आए तो वो उन लोगों की हड्डी पसली एक कर देगा। पर क्योंकि वो लोग बैंक के पास्ट को बिल्कुल भी नहीं जानते थे, इसीलिए वो लोग बैंक के ऊपर ही अटैक करने की कोशिश करते हैं। पर ऐसे स्कूल स्टूडेंट से एक प्रोफेशनल हिटमैन को मारने की उम्मीद सिर्फ उतनी ही करी जा सकती है जितनी उम्मीद मेरे टीचर मेरे पास होने की रखते हैं, मतलब कि 0। और फिर होना क्या था, बैंक एक एक करके उन लोगों की ऐसी तैसी कर देता है और उनको बहुत बुरी तरह से मारता है। अब वैसे तो वो लड़की भी बैंक के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रही थी, पर बैंक उसको भी बहुत बुरी तरह से मारता है। बाद में वो आराम से किम को घर में लेकर आ जाता है और अपने जो छोटी मोटी चोटें लगी होती हैं उन पर बैंडेज लगाने लगता है।
किम अब किसी भी हालत में बैंक की प्रोटेक्शन के बाहर नहीं जाना चाहती थी। वो काफी ज्यादा परेशान होती है और उसे शर्मिंदगी भी महसूस हो रही थी कि उसने बैंक के मना करने के बावजूद भी ऐसी अजीबोगरीब जगह पर जाने का फैसला करा। तब बैंक उसका मूड सही करने के लिए उसको अपने साथ बाहर खाना खिलाने के लिए लेकर जाता है। और रात के समय में जब वो लोग वापस आ रही होती हैं, तो वो देखती हैं कि जिस क्लब में वो लोग पिछली रात गए थे, उस क्लब के बाहर काफी सारे पुलिस वाले खड़े हुए थे। असल में पिछली रात जो लड़के किम को अपने साथ उस जगह पर लेकर आए थे, उन लोगों को किसी ने जान से मार दिया था। तब ली नाम का एक डिटेक्टिव बैंक की गाड़ी को वहां पर रोकता भी है और बैंक उसको समझाता है कि वो रोज ही इस रास्ते से गुजरता है, इसीलिए ली भी अभी उसको कुछ भी नहीं कहता और उसे घर पर भेज देता है। घर पर जाने के बाद बैंक और किम दोनों ही काफी ज्यादा परेशान थे, क्योंकि उन दोनों को ही अच्छे से याद था कि बैंक ने उन लड़कों की जान नहीं ली थी। पर बैंक अभी उस इंसिडेंट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन निकालता है और आराम से सोने के लिए चला जाता है। पर सुबह के समय पर हम लोग देखते हैं कि उसके घर में डिटेक्टिव ली एक बार फिर से आया था, क्योंकि जिस रात उन लड़कों का मर्डर हुआ था, उस रात बैंक की गाड़ी उस क्लब के बाहर से गुजरी थी और साथ ही गाड़ी के गुजरने से पहले वो लड़के अपने साथ बाइक पर किम को उस क्लब में लेकर गए थे। पर क्योंकि किम वाली फोटो में किम की शक्ल साफ नहीं थी, इसीलिए बैंक ने पूरी तरह से बातों को घुमा दिया था और डिटेक्टिव ली को अपने घर से जाने को बोल दिया था। लेकिन ली वहां से जाने से पहले बैंक को फोन करता है कि वो टाउन को छोड़कर कहीं पर भी ना जाए। अब बैंक वहां पर से किम के पास चला गया था और वो किम को भी समझाने की कोशिश कर रहा था कि उसने सच में उन लड़कों को जान से नहीं मारा। किम इस बात को जानती तो थी, पर वो काफी ज्यादा परेशान होती है। उस दौरान बैंक को एक फ्लैशबैक भी आता है, जहां पर एक लड़की ने बैंक को हायर करा था, क्योंकि उसी दिन वो सुसाइड करने वाली थी। असल में वो लड़की चाहती थी कि जब वो मरे तब उसके पास कोई ना कोई मौजूद हो। मरने से पहले उस लड़की ने बैंक को आखिरी बार हक करा था और बैंक समझ गया था कि उस लड़की के साथ स्कूल में काफी सारी बुरी चीजें हुई हैं। पर क्योंकि उस समय पर वो अपने काम में प्रोफेशनल रहा करता था, इसीलिए उसने उस लड़की की मदद नहीं करी थी। खैर अब सीन प्रेजेंट में वापस से आता है और अचानक से किम के पास उसी लड़की का फोन आता है, जो कि किम से जबरदस्ती करवाने की कोशिश कर रही थी। उसकी बातों से किम और बैंक को पता चलता है कि उन लड़कों को जिस नाइफ से मारा गया था, उस नाइफ पर अभी भी बैंक की उंगलियों के निशान है, जो कि उस नाइफ पर तभी आए थे जब बैंक उन लड़कों से उस नाइफ को छीन रहा था। और अगर ऐसे में वो नाइफ पुलिस के हाथ में लग जाता, तो सारा का सारा इल्जाम बैंक के ऊपर ही आ जाता। तब वो लड़की बैंक से एक डील करने के लिए उसको एक लोकेशन पर बुलाती है और बैंक के पास भी कोई और रास्ता नहीं होता, इसीलिए वो उस लोकेशन पर जाने के लिए मान जाता है। तब किम सबसे पहले तो अपने पुराने असैसिन वाले हथियारों को निकालता है और बाद में अपने घर से निकलने से पहले वो किम को एक ट्रैकिंग बैंड पहनने को देता है, जिसके बाद वो बाइक की मदद से पूरे टशन में सीधा उस लोकेशन के लिए निकल गया था, जहां पर उस लड़की ने उसको मिलने के लिए बुलाया था। वहां पर जाकर उसे पता चलता है कि एक स्टेशन के अंदर ही उन गैंग मेंबर ने अपना खुफिया अड्डा बनाया हुआ था। वहीं पर वो लोग प्रोस्टिट्यूशन के रैकेट को चलाते थे और काफी सारी भोली भाली बच्चियों को वो फंसा चुके थे। बैंक अंदर जाकर सबसे पहले तो उस बुली लड़की हाना से मिलता है, जिसके साथ वहां पर दो लड़के और मौजूद थे। वो दोनों ही काफी जाने माने गुंडे थे और वो बैंक को जान से मारने वाले थे। पर बैंक उन दोनों में से एक को तुरंत ही बहुत बुरी तरह से मारता है और उसकी हालत खराब कर देता है, जिससे दूसरा वाला इतना ज्यादा डर गया था कि उसने तुरंत ही बैंक की तरफ वो नाइफ फेंक दिया था, जिस पर बैंक की उंगलियों के निशान थे। अब वो दूसरा गुंडा वहां से भागने की कोशिश कर रहा होता है, पर बैंक उसका पीछा करता है, क्योंकि अब वो इस प्रोस्टिट्यूशन के रैकेट को भी खत्म करना चाहता था। पर अचानक से ही बैंक के ऊपर एक दूसरा असैसिन अटैक कर देता है, जिसको हाना और उसके साथियों ने ही हायर करा था ताकि वो लोग बैंक को जान से मरवा सकें। उस दूसरे असैसिन का नाम यूरी होता है और वो बैंक को काफी टफ फाइट दे रहा था। पर जैसे तैसे बैंक अभी यूरी को घायल करता है और वापस से अपने घर में आ जाता है और उसके घर के बाहर गाड़ियों के निशान मौजूद थे और साथ ही उसके घर में काफी सारे फुटप्रिंट्स भी थे। अंदर जाने पर उसे पता चलता है कि किम वहां पर मौजूद ही नहीं थी। ये सारा असल में हाना का ही प्लान था कि वो किम को किसी तरह से बैंक से अलग करेगी और बाद में वो लोग किम को किडनैप कर लेंगे। ये देखकर तो बैंक का एकदम दिमाग खराब हो जाता है। वो जल्दी से अपने और बहुत सारे हथियारों को निकालता है और सीधा उस ट्रैकिंग बैंड के जीपीएस को ट्रैक करके उस लोकेशन की तरफ जाने लगता है, जहां पर अभी के लिए किम को रखा गया था। वहां पर जाते ही उसने 3 लोगों को जान से मार दिया था
पर बाहर उस समय पर हाना भागने की कोशिश कर रही थी। जल्दी से बैंक उसको भी पकड़ता है और उससे किम की लोकेशन के बारे में पूछने लगता है। हाना ने असल में किम का वो ट्रैकिंग बैंड ले लिया था और वो जानबूझकर बैंक को गुमराह कर रही थी ताकि बैंक किसी भी हालत में किम तक ना पहुंच सके। तब बैंक उसको चेयर से बांध देता है और उससे किम की लोकेशन के बारे में पूछने लगता है। शुरू में तो हाना कुछ भी नहीं बता रही थी, जिससे गुस्सा होकर किम ने उसके पैर में स्टेप कर दिया था। तब वो काफी ज्यादा डर जाती है और बताती है कि असल में तो उसे किम की लोकेशन के बारे में पता ही नहीं है। किम की लोकेशन के बारे में असल में सिर्फ उस बंदे के मैनेजर को पता था, क्योंकि उस प्रोस्टिट्यूशन रैकेट को चलाया करता था। उस बंदे का नाम था मिस्टर स्पॉटी। बैंक तब हाना से मिस्टर स्पॉटी के मोटेल का एड्रेस लेता है और वहां से चला जाता है। तो बैंक वहां से सीधा उस मोटेल में चला जाता है और ये कहानी का पहला सीन था जो कि हमें दिखाया गया था। वहां पर बैंक तुरंत ही अपनी गन को निकालता है और वहां पर मौजूद एक एक गैंग मेंबर को चुन चुन कर मारने लगता है। उसने बहुत बुरी तरह से वहां पर कत्लेआम मचा दिया था और इसे ही शायद असल मायने में कहा जाता है मौत का नंगा नाच। बैंक इतना ब्रूटली वहां पर लोगों को जान से मार रहा था कि एक बार में ही सारे लोग खत्म हो जा रहे थे। लास्ट बंदे को वो एक्स की मदद से मारता है पर 3 बंदे वहां पर भागने की कोशिश करने लगते हैं, जो देखकर बैंक उन तीनों का पीछा करता है और 2 को वो जान से मारने के बाद तीसरे वाले से किम की लोकेशन के बारे में पूछता है। अब वैसे तो उस बंदे को भी किम की लोकेशन के बारे में पता नहीं था। वो वहां पर एक और बंदे का नाम बताता है, पर जिस बंदे का उसने नाम बताया था वो बंदा अचानक से ही मोटल की छत से जमीन पर गिरता है। वहां पर असल में यूरी भी आ गया था, जो कि किसी भी हालत में नहीं चाहता था कि बैंक किम तक पहुंच जाए। यूरी असल में उस बंदे का बॉडीगार्ड होता है जो कि इस सारे रैकेट के पीछे था और उससे स्पेशल डिमांड पर किसी ने किम को मंगवाया था। अब बैंक यहाँ पर अभी यूरी को जान से नहीं मार सकता था, क्योंकि यूरी ही ऐसा इंसान था जो कि किम की असली लोकेशन के बारे में जानता है और इसीलिए बैंक वहां से अभी भागना चालू कर देता है। यूरी अभी बैंक को जान से मारने के लिए उसका पीछा करता है, पर बैंक उससे जैसे तैसे बचता है और होटल के अंदर चला जाता है। बैंक ने यूरी को होटल के अंदर ही बांध दिया था और वो यूरी से बचने के लिए एक रोप को पकड़कर सीधा होटल के नीचे कूद जाता है। पर उसकी किस्मत इतनी ज्यादा खराब थी कि वो गिरा भी था तो डिटेक्टिव ली की गाड़ी के ऊपर। जैसे ही डिटेक्टिव ली वहां पर बैंक को देखता है तो वो उसे गन पॉइंट पर ले लेता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये सारे के सारे मर्डर असल में बैंक ने ही करे हैं। डिटेक्टिव ली तब बैंक को अरेस्ट करने की कोशिश करता है, पर बैंक तुरंत ही उसकी गन छीनकर उसी को गन पॉइंट पर ले लेता है और उसकी ही गाड़ी में वो सीधा उस लोकेशन की तरफ जाने लगता है जहां पर अभी किम होने वाली थी। इसके बारे में उसे यूरी से बात करते हुए ही अंदाजा हो गया था, क्योंकि यूरी बैंक को मारने को लेकर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट था कि उसने खुद ही अपनी बातों बातों में किम की लोकेशन के बारे में बता दिया था। डिटेक्टिव ली को उसने गाड़ी में ही बांध रखा था और उसके बाद वो सीधा एक पोर्ट पर पहुंच गया था। उस पोर्ट की मदद से ही उस माफिया के लोग असल में किम को एक दूसरी कंट्री में लेकर जाने वाले थे। पर जैसे ही वो लोग वहां पर आते हैं वैसे ही बैंक उनके ऊपर अंधाधुंध फायर करने लगता है। उसने तुरंत ही वहां पर लाशों का ढेर लगा दिया था और साथ ही उसने उस आदमी को भी जान से मार दिया था जो कि पहले के टाइम पर उसके हाथों से बचकर भाग गया था। जिसके बाद वो उस लोकल गैंग के लीडर को भी जान से मार देता है और किम को बचा लेता है। पर जैसा कि अब बैंक ने सोच लिया था कि वो पूरे रैकेट को ही खत्म करके रहेगा, तो वो सबसे पहले तो उस लोकल गैंग के लीडर के फोन को लेता है और लास्ट डायल करे गए नंबर पर कॉल करता है। और सबसे शॉकिंग बात ये थी कि वो नंबर किसी और का नहीं बल्कि डिटेक्टिव ली का था। मतलब कि डिटेक्टिव ली भी इस प्रोस्टिट्यूशन के रैकेट में शामिल था। और ये देखने के बाद तो बैंक को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, पर क्योंकि ली के जंगल से अब बैंक पूरी तरह से फ्री था, इसीलिए वो ली को ही इस काम में लगा देता है कि बैंक ने अब तक जितने भी मर्डर करे हैं ली उनकी सभी फाइल्स को पूरी तरह से दबा दे। ली के पास भी बैंक की मदद करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था, इसीलिए वो इस पर मान जाता है। बैंक को अभी किम के साथ हॉस्पिटल में पहुंचा दिया गया था और ली ने सबके सामने ऐसा दिखा दिया था कि जितने भी लोगों को जान से मारा गया है उन सबको ली ने ही अपने एक ऑपरेशन के चलते मारा है। हॉस्पिटल में जब बैंक किम के साथ बैठा होता है तभी अचानक से उसे यानसू का कॉल आता है। यानसू बैंक से किम के बारे में पूछ रही थी और बैंक ने भी उससे बोल दिया था कि यहाँ पर सब कुछ ठीक है और यानसू वहाँ पर आराम से एंजॉय करे। तभी अचानक से नीचे ली पहुंच जाता है, जिससे मिलने के लिए जब बैंक जाता है
तो उसे पता चलता है कि ली ने सारी चीजों को अच्छे से संभाल लिया है और साथ ही उसे ये बात भी पता चली है कि जिस बंदे ने किम की डिमांड करी थी वो बंदा रशियन गैंग से ताल्लुकात रखता है। उसके लिंक काफी ज्यादा बड़े हैं और वो किसी भी हालत में किम को वापस लेकर रहेगा। बैंग ने तो पहले से ही सोच रखा था कि वो उस बंदे को जान से मार कर रहेगा, इसीलिए ये बात पता चलते ही वो अपने एक दोस्त के पास जाता है और उससे काफी सारे महंगे महंगे हथियार खरीदता है। इवन उसने अब एक M200 स्नाइपर को भी खरीद लिया था जो कि सच में काफी ज्यादा खतरनाक स्नाइपर थी। उसको सही से असेंबल करने के बाद वो ली को कॉल करता है और उससे उस होटल की लोकेशन ले लेता है जहां पर इस रैकेट को चलाने वाले मेन बंदे का मैनेजर रुका हुआ था। उस होटल की लोकेशन मिलते ही बैंक वहां पर चला जाता है और उसके बीच में आने वाले वो सभी लोगों को पूरी तरह से जान से मार देता है। जिसके बाद वो मैनेजर तक भी पहुंच गया था और उसने मैनेजर के पैरों पर शूट कर दिया था। उस मैनेजर से बात करने पर बैंक को पता चलता है कि ये सारे काम असल में एक बहुत बड़ा जज करवा रहा था। वो मामा पिंग नाम की एक औरत से किम जैसी सुंदर सुंदर लड़कियों को उठवाता है और उसके बाद उनसे अपना ठड़कपना मिटवाकर वो उन लड़कियों को आगे भेज देता है। किम को उसने ही एक स्पेशल ऑर्डर पर लाने को कहा था और आज रात में होने वाली एक पब पार्टी में वो मौजूद होने वाला है। सब कुछ जानने के बाद बैंक सबसे पहले तो उस मैनेजर को जान से मार देता है। बाद में अपने एक साथी को कॉल करता है जिसकी एक क्लीन अप कंपनी थी। वैसे तो उस बंदे ने भी अपना क्लीनिंग अप का काम बंद कर दिया था, पर जैसे ही उसे बैंक की मदद करने का मौका मिलता है वो अपने साथियों के साथ आकर तुरंत ही वहां पर मौजूद सारी डेड बॉडीज को साफ कर देता है। घर पर वापस आने के बाद जब बैंक ली से बात करता है तो उसे पता चलता है कि जिस जज के बारे में बैंक को पता चला था वो जज कोई और नहीं बल्कि उनकी ही कंट्री के सुप्रीम कोर्ट का जज है। वो काफी ज्यादा अमीर और काफी ज्यादा पावरफुल था, इसीलिए ली उसके खिलाफ एक्शन नहीं ले सकता था। वो बैंक से ही आगे का काम संभालने को बोलता है और बैंक भी तुरंत ही अपनी स्नाइपर राइफल लेकर पब के बाहर पहुंच जाता है। उसने पब के बाहर मौजूद सभी गार्ड्स को अपनी स्नाइपर राइफल की मदद से मार दिया था और पब के अंदर जाने के बाद भी उसने वहां पर मौजूद जज के गार्ड्स की पुंगी बजा दी थी। शुरू में तो बैंक जज के सभी गार्ड्स को आसानी से मार रहा था, पर तभी अचानक से उसके सामने यूरी आ जाता है। ली भी वहां पर बैंक की मदद करने के लिए आ गया था और जिस समय पर बैंक यूरी को संभाल रहा था उस समय पर ली बाकी सारे लोगों को जान से मार रहा होता है। शुरू में तो ऐसा लगता है जैसे कि ली वहां पर बैंक की मदद करने के लिए आया हो, पर बाद में वो उल्टा बैंक को ही गन पॉइंट पर ले लेता है और उसे यूरी के साथ जज के पास ले जाता है। जज को ली से बैंक की काबिलियत के बारे में पहले ही पता चल गया था, इसीलिए वो चाहता था कि बैंक उनके साथ मिलकर बहुत सारा पैसा कमाए, पर बैंक इसके लिए साफ इनकार कर देता है जिससे जज भी और ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वो ली को ही ऑर्डर देता है कि वो बैंक को बाहर लेकर जाए और बैंक को जान से मार दे। और जैसे ही ली बैंक को बाहर लेकर जाता है वैसे ही बैंक ली के ऊपर अटैक करके उसकी गन छीन लेता है और अपने आसपास मौजूद सभी गार्ड्स को जान से मार देता है। उसने जानबूझकर सभी लोगों को ली की गन से मारा था ताकि बाद में सभी लोगों को ऐसा लगे कि ये सब ली ने ही करा है। बैंक वहां पर से अब जज के पास जा ही रहा था कि तभी वहां पर यूरी पहुंच जाता है। यूरी के साथ अभी काफी सारे और भी गार्ड थे जो कि बैंक के ऊपर फायर करना चालू कर देते हैं। बैंक तब जल्दी से कवर लेता है और एक एक करके सबसे पहले वो यूरी के साथियों को जान से मारता है, जिसके बाद उसके और यूरी के बीच में एक बहुत खतरनाक लड़ाई होनी चालू हो गई थी और वो दोनों ही क्लोज कॉम्बैट में लड़ते हुए एक दूसरे को शूट करने की कोशिश कर रहे थे। शुरू में तो उनकी गोली एक दूसरे में से किसी को नहीं लगती, पर एट लास्ट किस्मत से सबसे पहले बैंक इसमें सफल हो जाता है। उसने यूरी को बहुत बुरी तरह से जान से मार दिया था और इसके बाद वो सीधा पहुंच गया था जज के पास। जज बैंक को अभी भी जिंदा देखकर काफी ज्यादा डर जाता है और उसे समझ में आ गया था कि बैंक अब उसको जान से मार देगा, इसीलिए वो बैंक को अलग अलग ऑफर देने की कोशिश कर रहा था, पर बैंक उससे मामा पिग के बारे में सारी सच्चाई जानना चाहता था। तब जज से बात करके बैंक को पता चलता है कि मामा पिग कोई और नहीं बल्कि किम की ही माँ है। वो किम की स्टेप मदर है और उसने किम के फादर से बस उसके पैसों के लिए शादी करी थी और उसके फादर के मरने के बाद किम की पूरी जिम्मेदारी मामा पिग के ऊपर आ गई थी और मामा पिग उसको निभाना नहीं चाहती थी।
इसीलिए ही उसने किम को प्रोस्टिट्यूशन के धंधे में घसीटने का डिसाइड करा और उसने जज से काफी सारे पैसों की डिमांड करी, जिसके बदले में वो किम को उसको सौंपने वाली थी। ये सारी बात जानकर तो बैंक के एकदम होश उड़ जाते हैं। वो जल्दी से पहले तो जज को जान से मारता है और बाद में सीधा उस जगह के लिए निकल जाता है जहाँ पर यानसू और मामा पिग गए हुए थे। तब हम यानसू और मामा पिग को देखते हैं जहाँ पर वो लोग एक रेस्टोरेंट में बैठकर बातें कर ही रहे थे कि तभी अचानक से मामा पिग के फोन पर जज के नंबर से कॉल आता है, जिसको रिसीव करने के लिए वो जल्दी से अपनी गाड़ी में चली जाती है। पर गाड़ी में पहले से ही बैंग उसका इंतजार कर रहा था। वो तुरंत ही मम्मा पिग को गन पॉइंट पर ले लेता है और मम्मा पिग की बातों से अब हम लोग जान पाते हैं कि उसने यानसू को इसी वजह से फंसाया था, क्योंकि उसे पता था कि यानसू का हस्बैंड काफी ज्यादा अमीर है और अगर वो किम के गायब होने के बाद यानसू के हस्बैंड के ऊपर केस करेगी तो उसे जज कंपनसेशन के तौर पर और भी काफी सारे पैसे दिलवा देगा, जिससे एक तो उसे काफी सारे पैसे मिल जाएंगे और किम से भी उसका पीछा छूट जाएगा। ये बात सुनने के बाद बैंक को और ज्यादा गुस्सा आता है और वो तुरंत ही मामा पिग को शूट करते हुए बोलता है कि उसकी फैमिली से पंगा लेने से पहले उसे उसके पास्ट के बारे में पता करना चाहिए था। वेल, अब मामा पिग की बॉडी को ठिकाने लगाने के बाद बैंक तुरंत ही अपनी गाड़ी से उतरता है और टशन में सीधा अपनी वाइफ के पास चला जाता है। वो अपने साथ किम को भी लेकर आया था और उसने डिसाइड कर लिया था कि अब वो किम को अपने साथ ही रखेगा। वो यानसू को सारी सच्चाई बता देता है, जो जानने के बाद तो यानसू ने भी किम को पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लिया था। और अब पास्ट के एक फ्लैशबैक सीन से हम लोग जान पाते हैं कि वो लड़की जिसने बैंक को हायर करा था वो कोई और नहीं बल्कि यानसू ही थी। उस समय पर बैंक ने यानसू को सुसाइड करने से रोक लिया था और वो पहली बार था जब बैंक ने अपने काम को प्रोफेशनली ना निभाकर दिल से निभाया था। इसके बाद ही यानसू ने बैंक से शादी कर ली थी और वो दोनों अब तक साथ थे। खैर, अब वो दोनों आगे तक भी साथ ही रहेंगे। इसी के साथ ये मूवी भी यहीं पर खत्म होती है और उम्मीद है कि एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। और अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सिलेक्ट करना और वीडियो को भी लाइक करना। मैं ऐसी ही और मजेदार एक्सप्लेनेशन वीडियोस लाता रहूंगा। खैर, तब तक के लिए टाटा और गुड बाय।